पोलराइज अनायन के बारे फजान रूल का जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था भाई, द एबिलिटी ऑफ अनायन टू अंडरगो डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब बच्चे क्या कह रही हूँ मैं, जैसे कि अनायन जितना बड़ा होगा उतना इजीली ये इधर को मतलब वो हो जाएगा। हाँ या ना, मुझे स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा, इस तरफ पतला बनाओ और इस तरफ मोटा, यानी कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ को ज्यादा चला गया, है ना भाई। अंडरगो डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। दो टर्म यूज होती हैं, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी फॉर अनायन, क्योंकि डिस्टॉर्शन क्या हो गया, जितना ज्यादा ग्रेटर अनायन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अनायन साइज ग्रेटर। ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, यही था भाई सेकंड रूल। कोवलेंट अनायन साइज इज ग्रेटर, ग्रेटर इज ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर है भाई, हाँ या ना। थर्ड पॉइंट बता दो, ये तो था सेकंड पॉइंट। जो पोलराइजेबिलिटी पावर है वो किसके लिए हम यूज करते हैं ये टर्म, कटायन के लिए। कटायन बोलते हैं द पावर ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट अनायन, मतलब अनायन को अपनी वो जो उसके इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर खींचने की जो एबिलिटी है उसको बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी पावर। और जो अनायन के लिए टर्म यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी, जितना बड़ा अनायन उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग और जो पोलराइजिंग पावर है वो कटायन के लिए, जितना ज्यादा छोटा कटायन उतनी ज्यादा। थर्ड पॉइंट क्या था, कोई बताया सतीश, याद है, भूल गए? थर्ड पॉइंट क्या था, भूल गए? चार्ज ग्रेटर इज द चार्ज, जिसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। वेरी गुड। एक फोर्थ पॉइंट और था नाजो, नाजो जल्दी बताओ क्या था फोर्थ पॉइंट। अगर दो कटायन है सिमिलर साइज के, सिमिलर साइज और चार्ज है दोनों के पास, सिमिलर साइज भी है चार्ज भी जैसा ही है, तो हम क्या देखेंगे उनकी, अगर उन दोनों में से जो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर शो कर रहा है, जैसे कि कॉपर वाले में हमने किया था या AgCl और NaCl में किया था हमने, तो इन दोनों में हम अगर बात करें किसकी, किसकी भाई, किसका ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर, कौन बताएगा? एनीवन? विवेक? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का क्यों ज्यादा होगा कॉपर क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर? बिकॉज इसके पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 4 पॉइंट आपके फजान रूल से रिलेटेड थे। उसके बाद हमने फजान रूल में एक और बात पढ़ी थी, क्या कि आयनिक कैरेक्टर अगर जिसका भी ज्यादा होगा, भाई पहले तो कोवलेंट देख लो, कोवलेंट का रिवर्स हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसकी ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आयनिक कैरेक्टर का, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर आ गया और उसको अगर आपको फजान रूल से निकालना है तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, और क्या टर्म है इसके अंदर, यही सारी सब। ठीक है, अब आ जाओ जरा, एक टर्म बताई बोली थी मैंने कि अगली क्लास में जरा थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, वो क्या थी, लैटिस एंथैल्पी। आयनिक बॉन्ड जब मेरा बनता है, जब आयनिक बॉन्ड मेरा फॉर्म होता है बच्चे, तो आयनिक बॉन्ड किन तीन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसा बनेगा करके। एक तो था फर्स्ट पॉइंट किस पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयनिक बॉन्ड बच्चे कैसे बनता है, सोडियम से Na+ बनेगा, हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो यानी कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, हाँ या ना। और दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए अगर आपके पास आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करूंगी तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो मेरा आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनेगा। एक थर्ड पॉइंट था, किस बात पे मेरा जो है आयनिक बॉन्ड डिपेंड कर रहा है, वो क्या था, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन बताई थी, जरा किसी को याद हो तो जरा बताना क्या थी। रिवाइज कर रहे हैं पूरे चैप्टर हम, कोई बताएगा मुझे, नाजो याद है लैटिस एंथैल्पी में क्या बताया था मैंने? एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, एनर्जी रिलीज, जो ये आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म हुआ अपने कटायन से Na+ से और क्लोरीन नेगेटिव से, तो ये क्या बना, NaCl सॉलिड। ठीक है, तो जो ये सॉलिड बना, ये बनने के वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई, और याद रखना ये 1 मोल बनना चाहिए। सपोज अगर आपके पास कोई दूसरा अगर मैं बनाऊं और उसमें वो 1 मोल नहीं बन रहा है, जैसे कि H2 + Cl2 इट गिव्स HCl,
तो अब यहाँ पे ये 2 मोल HCl के बने और ये एनर्जी जो रिलीज होगी इसको नहीं कहूंगी मैं लैटिस एंथैल्पी। जब ये 1 मोल फॉर्म होगा मतलब 1/2 H2 प्लस 1/2 क्लोरीन 2 इन अपने गैशियस आयन से, मतलब अब इससे नहीं, किससे बनना चाहिए ये अपने H प्लस आपका एक क्लोराइड आयन एक और ये बना आपका HCl। तब जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओ सॉरी लैटिस एनर्जी। क्लियर हुई बात? लैटिस एंथैल्पी 1 मोल आपका बनना चाहिए किससे? अपने गैशियस एटम से। डेफिनेशन देख लो एक बार लैटिस एंथैल्पी की, और नोट डाउन करना हो जिसे वो कर लो। क्या कह रही है डेफिनेशन? द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट ऑफ, दो बातें कह सकती हूँ मैं भाई, सेपरेट करने के लिए जितनी चाहिए उतनी ही उसको, मतलब तोड़ने के लिए बनते हुए जितनी लग रही है Na प्लस से Cl नेगेटिव से NaCl बना, जितनी यहाँ पे रिलीज हो रही है एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए भी तो उतनी चाहिए होगी वापस से बनाने के लिए, बस साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? NaCl जब फॉर्म हुआ तो भी जो निकली वो लैटिस एंथैल्पी, और उस 1 मोल सॉलिड को तोड़कर उसकी गैशियस स्टेट में फॉर्म करने के लिए वो भी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैशियस कांस्टेंट आयन। For example, lattice enthalpy of NaCl is 788 kilojoule. This means 788 kilojoule energy is required to separate 1 mole of solid. मतलब 1 मोल अगर NaCl को मैं तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रही हूँ Na प्लस और ये बनाने के लिए, क्लोराइड आयन बनाने के लिए, ये क्या है मेरी लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, और इसका अपोजिट भी बोल सकती हूँ मैं भाई, ये इसको तोड़ने के लिए डेल्टा H क्या होगा इसके लिए? पॉजिटिव आया ना? जब मुझे मैं व्हाट इज बीइंग एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट व्हाट इज बीइंग एक्साइटेड फॉर एन एट, क्या बोल रहा है ये? एक्साइटेड फॉर एन एट, एक्साइटेड स्टेट पूछ रही हो क्या? 1 मोल ऑफ सॉलिड टू गैसियस एनर्जी सेपरेट 1 मोल ऑफ इनटू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। भाई अभी बताती हूँ एक्साइटेड स्टेट, हम अभी पढ़ेंगे आगे क्या होता है ये सब, अगर तुम मुझसे आगे का पूछ रहे हो तो, क्योंकि तुम आगे पढ़ के आए हो, है ना भाई? वो अब आगे पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी में। पर अभी के लिए बताओ डेल्टा H क्या होगा भाई? तोड़ने के लिए अगर मैं इसको एनर्जी दे रही हूँ तो डेल्टा H क्या होगा मेरा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ भाई जल्दी से। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मैं डेल्टा, मुझे समझ नहीं आया अभी, एक्साइट मतलब क्या? अगर एक एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी हायर स्टेट में आ गया तो दैट इज एक्साइट। सतीश ठीक है? अगर एक एटम अपने फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है उससे ऊपर वाली स्टेट में चला गया तो मतलब एक्साइट हो गया। ठीक है, और मतलब ऊपर आ गया, उसकी एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट चलो, क्या बोल रही थी मैं? सेव तोड़ने के लिए दीजिए। डेल्टा H बच्चे नेगेटिव होगा कब? ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होगा कब? जब आपका जब क्या होगा? अभी बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा Na प्लस क्लोराइड आयन, NaCl आपका फॉर्म हुआ, 1 मोल सॉलिड अगर आपका गैशियस स्टेट से इससे फॉर्म हो रहा है, तो जो आपकी ये एनर्जी है ये होती है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी किस बात पे डिपेंड करती है भाई? लैटिस एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि Q1 Q2, पढ़ लिया ये वाला फॉर्मूला अपने? उसमें पढ़ा है किसी ने? चार्ज की तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस की क्या है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा किसी में भी चार्ज होगा, चार्ज Z प्लस, समझ रहे हो भाई? Z प्लस चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर जिसका भी ज्यादा होगा वो क्या है इसके? Z प्लस या Z माइनस, लैटिस एंथैल्पी उसकी उतनी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज जैसे मैं लिथियम क्लोराइड और सीजियम इसकी बात करूं और इनसे लैटिस एंथैल्पी का आपसे ऑर्डर पूछूं, लिथियम क्लोराइड KC लिखने के रब से फरियाद, रब से, सही है भाई? रब से फरियाद, ठीक है भाई? अब मुझे बताओ लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर भी बता सकता है भाई? अभी बताया क्या कि चार्ज साइज जितना ज्यादा बड़ा लैटिस एंथैल्पी उतनी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि साइज किसका बड़ा है भाई? सीजियम का, है ना? बोलो सीजियम का सबसे बड़ा है, तो लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए rather than this. लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर समझ में आया भाई? क्या है लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर?
नेक्स्ट अगर NaCl और KCl में अगर मुझसे पूछ लिया जाए भाई ये NaCl और MgO में, तो भाई चार्ज जिसका ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब साइज इसमें NaCl साइज KCl का बड़ा है भाई, क्या हो जाएगा NaCl और KCl में, NaCl और KCl के अंदर लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? NaCl की, साइज की वजह से। NaCl और MgO में भाई किसकी ज्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी? चार्ज भी एक फैक्टर है। NaCl, जरा ध्यान से इस बात को भी सुनना, NaCl और मैग्नीशियम में, NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर मैं सोडियम के और क्लोरीन के साइज की बात करूं, क्या ये दोनों के दोनों एक ही इसमें नहीं आते? एक ही सीरीज, एक ही उसके अंदर नहीं आते हैं? एक ही सीरीज के अंदर, जैसे 3D, ये सॉरी 3D नहीं, Na होता है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, याद है किसी को वाली सीरीज? सोडियम मैग्नीशियम की बात क्या आता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इनके साइज में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। साइज में कोई चेंज है बच्चे? साइज में इतना ज्यादा चेंज नहीं है जितना कि, मतलब ये साइज छोटा हो जाता है, लेकिन जितना इसमें साइज में चेंज है, सोडियम और पोटेशियम से जाने में साइज क्या हो जाता है? एकदम बड़ा हो जाता है। इधर से इधर जाने में साइज छोटा होता है, पर इतना भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ऐसे क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में भी साइज के बीच में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो सेकंड फैक्टर में क्या देखने वाली हूँ? इसका चार्ज। इसके ऊपर क्या चार्ज है भाई? पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है। मैग्नीशियम के प्लस 2 प्लस माइनस का 2, और इधर प्लस का 1 माइनस का 1। भाई क्या भी हमने पढ़ा? लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस Z माइनस, हाँ या ना? पढ़ा नहीं पढ़ा भी? तो लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। चार्ज ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर। क्लियर है ये बात? लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर समझ में आया बच्चे, हाँ या ना? अब लैटिस एंथैल्पी का यूज क्या है? एक हम बॉर्न हेबर साइकिल, इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसका हम यूज क्या करते हैं बच्चे? लैटिस एंथैल्पी को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर क्या होता है? मेरे Na प्लस, अगर मेरे को लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो बॉर्न, मतलब बॉर्न कोई साइंटिस्ट उन्होंने बॉर्न हेबर साइकिल दिया, उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरे पास Na सॉलिड स्टेट में होता है, क्लोरीन 2 है आपके पास एक गैसियस स्टेट में, और ये आपका बना NaCl सॉलिड। इस यहां से यहां बनने के लिए कुछ हीट लग रही होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम उसे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। Na सॉलिड से क्लोरीन 2 गैस है और NaCl सॉलिड बना, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैंने लैटिस एंथैल्पी किसे बोलते हैं? क्या बोला था? Na प्लस गैसियस स्टेट से, क्लोरीन नेगेटिव गैसियस स्टेट से, जब NaCl सॉलिड बन रहा है उसको बोलते हैं हम लैटिस एंथैल्पी, हाँ या ना? यही बात बताई थी, कुछ उल्टा तो नहीं बोला था? याद रखना इस बात को, जब सॉलिड से गैस से ये 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस एंथैल्पी कब? जब अपने गैसियस कटायन और अनायन उससे NaCl सॉलिड बन रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। बॉर्न हेबर ने क्या बोला कि Na से, भाई सोडियम से, Na से पहले मैं क्या बनाऊंगी? सॉलिड है, इसको गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो 9th 10th अच्छे से पढ़ा होगा उस बच्चे ने जो मुझे बता दे कि अगर मैं सॉलिड से गैस में कंप्लीट करती हूँ तो जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं? प्रियंका पढ़ा है? अरे बोलो मैंने। यस मैम पढ़ा है। पढ़ा है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन एनर्जी। यस मैम। है ना? इस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मेरी कुछ एनर्जी लगी, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल कपूर होगा इसका। एग्जांपल कब? कपूर। अरे भाई यहाँ पे भी सॉलिड से गैस में तुमने किसको भी कंप्लीट किया तो सब्लिमेशन एनर्जी लगी तो होगा, लेकिन अभी सोडियम की बात हो रही है। Na सॉलिड से आपने गैस में कन्वर्ट किया, कुछ एक एनर्जी लगी, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। फिर आपने Na गैस को किस में कन्वर्ट करना है? कटायन में। यानी कि भाई कटायन में Na गैस को कटायन में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? गैस से Na आयनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी गुड विवेक, धन्यवाद, तुमने आंसर कर दिया इसका। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे क्योंकि इतनी बार मैं बता चुकी हूँ फिर भी। क्या बोलते हैं भाई इसे? आयनाइजेशन एंथैल्पी।
Na गैस से Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास क्लोरीन 2 था, ये क्लोरीन 2 गैसेस में, इसको मैंने ब्रेक किया किसमें, क्लोराइड आयन में, 2 क्लोरीन में, 2 क्लोरीन गैसेस में। इसको ब्रेक करने पे जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी दो मॉलिक्यूल को, 1/2 मल्टीप्लाई बाय डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर हुई बात है ना। डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, क्लोरीन 2 को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मतलब तोड़ के 2 क्लोरीन में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्लोरीन गैस को मैंने कन्वर्ट किया क्लोरीन नेगेटिव में। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस को मैंने क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट किया, क्या बोलूंगी इसे। अच्छा, मैंने यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी को डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि भाई ये 2 मोल में ब्रेक हो गया, मुझे एक ही मोल हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आर यू हियर? अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। लगता है मैम कहीं चली गई। मैम बोल रही हैं पर आवाज हमें नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई। नहीं मैडम। हेलो मैम, दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं है मैम क्लास में। मैं अभी दोबारा ज्वाइन होंगी। हम्म। हेलो रिकॉर्डिंग ऑन है। अरे यहीं हो, चले गए। सारे। तुमने हमसे आज वो नहीं करवाया ना, प्रेयर की लाइट ना जाए करके। मैम लाइट गई। लाइट चेक। तुम में से कोई बाहर भी चला गया था क्या भाई, कुछ बच्चे चले गए। नो मैम। यस अब मैम, मैं एक दो चले गए थे। चलो भाई क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट तो चली गई है, बॉन्ड हैमर साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। एटलीस्ट स्क्रीन दिख रही है, यस यस मैम। मैम। ठीक है। Na से हमने क्या किया था, Na सॉलिड से मैंने बता दिया था कि क्या बनेगा, पहले Na गैस बनी और फिर क्या बना आपका, ये ध्यान रखना एग्जाम में डिट्टो 2 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड हैबर साइकिल बनाकर दे दो, तो तुम यही वाला एग्जाम्पल पकड़ना और इसी से बनाकर दिखाना। Na प्लस में कन्वर्ट हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी, ठीक है, गैसियस में कन्वर्ट हो गया ये। सेम इसी तरीके से हमने किसके साथ किया था, क्लोरीन 2 के साथ। इसको एक एनर्जी थी डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हमने हाफ किया। क्यों हाफ किया, क्योंकि ये 2 में कन्वर्ट हो रही है, मुझे एक ही की चाहिए, तो एक की क्या हो जाएगी, आधी। उसके बाद मैंने पूछा था क्लोरीन नेगेटिव से ये क्लोरीन गैस से क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी यहाँ पे लगी वो क्या होगी भाई, कौन बताएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। धीरज और गुंजन कहाँ चले गए थे भाई।
क्लोरीन, ये जो यहाँ पे एनर्जी लगी भाई, इसको यहाँ पे क्या लगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, कौन बताएगा? नेगेटिव होती है। यस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है फर्स्ट वाली, मतलब कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जो ऐड करवा दूं वो ऑलवेज आपकी क्या होती है, मतलब ज्यादातर केस में वो आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। एनर्जी रिलीज होती है ना, क्योंकि समझ में ये बात, एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट आ जाओ, अब बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर ने क्या कहा कि चाहे तो मैं, और फिर हमने भी लैटिस एंथैल्पी के बारे में क्या पढ़ा भाई, Na+ और NaCl दोनों आपस में कंबाइन करके NaCl सॉलिड बनाएंगे। सॉलिड हो जाएगा क्या भाई, Na+ वो सॉलिड हो जाएगा। हाँ, Na+ गैशियस और NaCl नेगेटिव से अगर आप सॉलिड में जो बनाने में जो एनर्जी आपकी लग रही है वो क्या है आपकी, लैटिस एंथैल्पी है ना, यही बताया था। लैटिस एंथैल्पी भी क्या है भाई, नेगेटिव होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अभी हमने बताया लैटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। लैटिस एंथैल्पी क्या होगी भाई, हमेशा नेगेटिव, रिलीज हो रही है एनर्जी। तो बॉर्न हैबर ने क्या कहा कि चाहे मैं ये Na सॉलिड, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, Na सॉलिड और क्लोरीन टू गैस से NaCl डायरेक्ट पहुंचूं तो जो एनर्जी आपकी लग रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आपका यहाँ पे लग रहा है, या जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या चाहिए हो रही है, कुछ भी है, डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो इक्वल टू होगा किसके, जो आप इस पूरे में सम ये पूरा प्रोसेस करके पहुंचे हो। बात समझ में आई क्या कहा मैंने, कि चाहे आप A से B डायरेक्ट गए हो तो जो एंथैल्पी लगी, या फिर A से पहले आप C गए, मतलब आपने पहले इसका गैस, सॉलिड से गैस बनाया, गैस से कैटायन बनाया, C से D गए, फिर आपने इसको कंबाइन करके क्या बनाया, E बनाया, फिर या जो भी है E से फिर आप B गए हो। इन सब प्रोसेस से आप डायरेक्ट गए, चाहे मतलब मल्टीपल स्टेप में गए या फिर डायरेक्ट इससे एक में गए, तो जो एंथैल्पी है वो क्या है, इन सबका सम होगी। यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इक्वल टू होगा किसके, सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या क्या यूज की थी हमने, सब्लिमेशन एंथैल्पी हुई थी, आई थी हमारे उसमें, सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। और क्या आया था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, माइनस का हो जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव में आएगी। और फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पहले एक टर्म और यूज की थी हमने, 1/2 डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस सॉरी माइनस का क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इन सारी चीजों में से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और माइनस का लैटिस एंथैल्पी है ना, बाद में लैटिस एंथैल्पी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हो सकता है वो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो दे दे, सबका सब मतलब सब, ये सब्लिमेशन भी गिवन होगा, आयनाइजेशन भी गिवन होगा, डिसोसिएशन भी गिवन होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी गिवन होगा, और पूछेगा क्या, लैटिस एंथैल्पी बताओ क्या है। बात समझ में आई, लैटिस एंथैल्पी पूछेगा, क्या से निकालोगे, निकाल लोगे ना, ये माइनस का निशान है, उधर जाके प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस, बोलो भाई, है ना। और सेम ऐसा भी हो सकता है कि वो लैटिस एंथैल्पी दे दे, आयनाइजेशन पूछ ले, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछ ले, या डिसोसिएशन पूछ ले। क्लियर है, हाँ ना, हो जाएगा इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। लैटिस एंथैल्पी क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल क्या कह रहे हैं, एग्जाम के अंदर अभी जो तुम्हारा CBSE का एग्जाम होता है उसमें बॉर्न हैबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इस टर्म में नहीं आएगा तो शायद अगले टर्म में आ जाए, जैसे इस टर्म में आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जो है आधा आ जाता है। तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो क्या कह रहा है बच्चे, कि आपका जो बॉर्न हैबर साइकिल का यूज क्या है, क्या निकालने के लिए यूज कर रहे हो आप इसको, लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि क्या हो रहा है, चाहे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट कर रहे हो, इक्वल टू किसके है वो, मल्टीपल स्टेप के सम के। ठीक है, मल्टीपल स्टेप क्या क्या है, पहले आप जो भी आपका, जरूरी नहीं है भाई सब्लिमेशन वहां पर आए, हो सकता है कोई आपको दे दिया जाए H2 गैस ऑलरेडी गिवन है, प्लस क्लोरीन टू गैस ऑलरेडी गिवन है, और HCl आपका यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, क्या निकालना है यहाँ पे, अब आपको लैटिस एंथैल्पी निकालनी है। H2 गैस से क्या बनाओगे, इसका एग्जांपल लेके बोला ही सॉल्व करो भाई, लैटिस एंथैल्पी बताओ क्या होगी। पहले क्या बनेगा भाई, डिसोसिएशन एनर्जी 1/2 डिसोसिएशन एनर्जी 2H में कन्वर्ट होगा, 2H से किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई,
H+ में, यानी कि क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यस, नेक्स्ट आओ आपका क्लोरीन 2, फिर बाई 1/2 डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्लोरीन गैस बनी आपकी, उसके बाद क्लोरीन गैस से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपका यूज हुआ, क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, ये गैस है, ये गैस है, और इससे आपने क्या बनाया, ये सॉलिड, ये आपका सॉलिड जो बना, इसमें जो आपकी एंथैल्पी लगी वो क्या है, लैटिस एंथैल्पी। और यहाँ जो एनर्जी, ये जो एंथैल्पी गिवन होगी बच्चे आपकी, यहाँ पे जो भी कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी आपका ये गिवन होगा, ये होगा 2 मोल के लिए, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आधा करके 1 के लिए निकालना पड़ेगा। यस और नो, समझ में आई बात? ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपकी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी वो 2 मोल के लिए होगी। हो सकता है यहाँ 1/2 लिखा ऑलरेडी, तो 1 मोल के लिए गिवन। क्लियर है? हाँ या ना? हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो भी लिखा होगा, जैसे सपोज 96.00 लिखा है कि इतनी हुई, तो आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए निकालोगे तो इसका आधा कर दोगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। भाई थर्मोडायनेमिक्स में तुमसे पूछूंगी, तुम्हें आना चाहिए ये। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, माइनस का रहेगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है इसके अंदर, वो लिखना मैं भूल गई, तुम लिख लोगे। क्या क्या है भाई डेल्टा एच फॉर्मेशन में, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट और ये डिसोसिएशन एंथैल्पी 2, 1/2 और लगा दो। क्लियर है? फिर है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस का लैटिस एंथैल्पी। कैलकुलेट कर लोगे हाँ या ना? एक और पॉइंट जो आपका यूज होने वाला है वो क्या भाई, अगर मेरे पास मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और मेरा MgO सॉलिड बना, तब बताओ कर सकते हो? इसके लिए अपने आप बना सकते हो बॉन्ड हेबर साइकिल? जरा अपनी कॉपी में बनाकर देखो विवेक, निखिल, जल्दी में। ओके जल्दी बनाओ फटाफट से। मैग्नीशियम सॉलिड को फर्स्ट आप किसमें कन्वर्ट करोगे, सब्लिमेशन एनर्जी दोगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी O2 की डिसोसिएशन एनर्जी करोगे। अंजलि कुमारी, हम कर रहे हैं बॉन्ड हेबर साइकिल के बारे में, इससे रिलेटेड CBSE में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। ये आपको आपकी बुक के अंदर 6th चैप्टर में मिलेगा वैसे, थर्मोडायनेमिक्स वाले के अंदर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, इसलिए इसका यूज आ गया कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड इस बात पे भी डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा भाई, उसकी लैटिस एंथैल्पी कितनी है। जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज हो रही होगी उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा। बोलो भाई, है ना? Na+ और Cl जितना ज्यादा वो उनके बीच में लैटिस एंथैल्पी मतलब जितनी ज्यादा रिलीज होगी, यानी कि वो उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा होगा, उतने अच्छे से उसमें आयनिक बॉन्डिंग हो रही होगी। तो इसलिए उसको ही हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। इसलिए हम इसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, सब्लिमेशन एंथैल्पी, 1/2 डिसोसिएशन एंथैल्पी, O गैस में कन्वर्ट हुआ। अब जरा इधर देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया दोबारा से। मैग्नीशियम से पहले मैं क्या किस में कन्वर्ट करूंगी, मैग्नीशियम प्लस में, तो दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। फिर दोबारा मैग्नीशियम प्लस से किस में कन्वर्ट करूंगी, मैग्नीशियम प्लस 2 में, वो क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। हाँ या ना? 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे यूज हो गई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। आई थिंक तुम्हें पता होगा भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, पता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जब कटायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 में कौन सी वाली ज्यादा होती है हमेशा? नरगिस, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 में कौन ज्यादा होती है? 1 वाली। अरे भाई मैम 2 वाली। हाँ, हमने पढ़ा है, क्योंकि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। व्हाई? ये क्वेश्चन भी आपके उसमें, क्यों ज्यादा है हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी 2? भाई यहाँ पे मैं कटायन से रिमूव कर रही हूँ एक और इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करना है इस वाले से। एक बात मुझे बताओ भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो और टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहा होगा ना, एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। जब न्यूट्रल एटम से ज्यादा टाइट तो इस पॉजिटिव वाले ने पकड़ा होगा, हाँ या ना? यस मैम। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी, मतलब ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है भाई,
मतलब ज्यादा चाहिए होगी हमेशा, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट चैप्टर की बात, ये क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। ये तो बन गया आपका क्या बोलते हैं ये इधर का। अब आ जाओ इधर वाले में O2 में, इसमें मेन बात मैं क्या बता रही थी, 2 ऑक्सीजन भरे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब एक और इलेक्ट्रॉन जब मैं इसमें ऐड कराऊंगी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन अगेन भाई, एक न्यूट्रल एटम में जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, ये भी आपका उसमें चैप्टर में है, थर्ड वाले चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो मेरे पास O नेगेटिव बना, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लेकिन O नेगेटिव के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डालना मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना। भाई एक नेगेटिव चार्ज वो ऑलरेडी है, उसमें मैं एक और नेगेटिव आयन के डाल रही हूँ, तो नेगेटिव रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, एनर्जी, ताकि ये क्या बन जाए, उसके अंदर ऐड हो जाए, O2 नेगेटिव बन जाए। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आ सकते हैं। Why ionization enthalpy second is always greater than 2? Second ionization enthalpy why always greater than 1? ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है भाई, ऑलवेज, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगी भाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह लो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात है, ऑलवेज पॉजिटिव। और कब होती है मेरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और कब होती है पॉजिटिव, अगर किसी को याद हो तो, एक तो है आपका कि सेकंड, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो आप एनर्जी दोगे तो वो पॉजिटिव होगा। और कब था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, किसी को याद है? थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज करा जाए तो किसी को याद है भाई? योगिता, विवेक मौर्य, निखिल जी, यस मैम। याद है? बताओ फिर। नहीं। और कब थी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कब श्रेया है क्लास के अंदर, कब है जो पॉजिटिव आती है? अमन, अंजलि, और कब होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब पॉजिटिव? नहीं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पढ़ा है कि भाई नेगेटिव ही होगी, रिलीज ही होगी, लेकिन एक जगह और था कि आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है। कब? जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है ना भाई, मुझे वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मुझे वहां एनर्जी देकर उसको ऐड करवाना पड़ेगा। तो नोबल गैस में जब भी मैं इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि भाई लिथियम है या क्लोरीन है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है और हीलियम है, बोलिएगा इन सब में से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव किसकी है? किसकी बोलोगे भाई? हीलियम की, क्योंकि यहाँ पे नोबल गैस है, या हीलियम, नियॉन और बेरिलियम की भी 1s2 होती है, इसके लिए भी क्या होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, क्योंकि ये नोबल गैस शो कर रहा है। क्लियर है? मतलब 1s2 ऑलरेडी है, मुझे 2p में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करवाना पड़ेगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है, या फिर मुझे ऐड देनी पड़ेगी उसको। हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? ये बात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पॉजिटिव कब होगी, ये क्वेश्चन था क्योंकि मुझे याद आ गया। नेक्स्ट वाला भाई, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? तो ये मैं बताना चाह रही थी, इस बॉन्ड हेबर साइकिल के अंदर अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 लग रही है, 2 लग रही है, तो 2 वाली के आगे पॉजिटिव लगाओगे, नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो भाई। उसके बाद मैग्नीशियम 2+ O2 नेगेटिव से, ये गैस से हम क्या बनाएंगे? MgO जो सॉलिड बना, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है? लैटिस एंथैल्पी। बॉर्न हेबर साइकिल दोनों की समझ में आ गए? जब एक है तब क्या, जब 2 हैं तो जब आपके 2 मतलब 2+ स्टार्ट बन रहा है, O2 बन रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने का, वहां आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिवन हो, या सब्लिमेशन या डिसोसिएशन, ये सब एनर्जी गिवन हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी वहां पे गिवन होगा, और वहां पे लैटिस एंथैल्पी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल की भी बात हो गई, मेरे पास इसमें पीपीटी तो है नहीं। अरे ये क्या हुआ? पीपीटी तो अब इसके अंदर मैंने डाउनलोड नहीं करी हुई है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। हम पढ़ लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में।
नेक्स्ट क्या है भाई आपके, उसमें हमने पढ़ी थी भाई कौन सी सबसे पहली थ्योरी कौन सी थी, कोसेल ऑक्टेट रूल वाली, कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं आपस में कोवलेंट मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, हमने पहला पढ़ा। इस थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक थे, ऑक्टेट रूल की थ्योरी के क्या थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये ड्रॉबैक्स जो है वो पढ़ने के लिए, ड्रॉबैक हमने पढ़ लिए थे क्लास के अंदर भाई, कि कोई मुझे बताएगा क्या हमने ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी जो थी उसको पढ़े थे? नो मैम। ड्रॉबैक कह लो या फिर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशन थे, मैंने तुम्हें बोला था लास्ट फर्स्ट क्लास में कि SF6 के लिए आप बना के लेकर आओगे, PCl5 के लिए अपना स्ट्रक्चर बना के लेके आओ, तो देखो और किसके लिए बनाओगे, लिथियम क्लोराइड के लिए बनाओ। हमने क्लास के अंदर, अच्छा ड्रॉबैक है ये सारी की सारी, क्लास के अंदर एक टर्म का हमने यूज नहीं किया, कोवैलेंसी। किसी को पता है कोवैलेंसी मींस क्या? बताया है कोवैलेंसी के बारे में कुछ, है ना? नहीं बताया तो भी बताएंगे, शेयरिंग दिला देना कोवैलेंसी क्या। ड्रॉबैक क्या है भाई, ऑक्टेट जो थ्योरी थी वो ऑक्टेट रूल थ्योरी जो थी वो आपकी फेल हो गई। दिख रही है ना स्क्रीन, तो क्लियर है? यस मैम। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड मैंने बताई थी बात, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, भाई ऑक्टेट रूल थ्योरी क्या कहती है कि जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो रहा है क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। पर हमने कुछ कंपाउंड ऐसे भी देख लिए विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि जिनमें क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि क्या, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन फिर भी वो जो है कंपाउंड बना रहा है। लिथियम क्लोराइड, अब जरा लिथियम क्लोराइड के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिथियम के कितने होते हैं, कौन बताएगा? 6। और लिथियम के कितने होते हैं भाई वैलेंस शेल में? 1s2 2s 1 1। लिथियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो बन गया कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 7वां ये रहा लिथियम के। लिथियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, 1 2 बस, और फिर भी ये कंपाउंड जो है फॉर्म हो रहा है। अच्छा एक बात ये तो पता है ना भाई, हाइड्रोजन के लिए हमेशा हम 2 देखते हैं। हाइड्रोजन के लिए तुम ये मत कहने लग जाना कि भाई इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं मुझे। हाइड्रोजन के हम कितने पूरे करते हैं? 2। ठीक है। लिथियम क्लोराइड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने देखा लिथियम क्लोराइड एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट बनाओ बेरिलियम फ्लोराइड का, BeF2 का। बना रहे हो? बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ। बेरिलियम के कितने होते हैं? 1 2 3 4। फ्लोरीन के 7, 1 2 3 4 5 6। और यहीं पे बेरिलियम बेरिलियम के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 1s2 2s2 2 ही होते हैं भाई वैलेंस शेल में। बेरिलियम के कितने होते हैं? मेरी स्क्रीन स्ट्रक हो गई, अपने आप बनाओ जरा, सही हो गया क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया। बेरिलियम फ्लोराइड के, बेरिलियम के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2 बना हो गया। और ऐसी फ्लोरीन के, तो बेरिलियम जो है वो अपना ऑक्टेट देख रहे हो कंप्लीट कर पा रहा है? नो मैम। अब देखो जरा सेकेंड पॉइंट क्या, तो ये क्या होगी, लिमिटेशन हो गई भाई ऑक्टेट की, कि भाई जिनके पास इनकम्प्लीट अगर बेरिलियम 1 2 है, फ्लोरीन के आपके 7 हैं, तो बेरिलियम के तो भाई 4 ही पूरे हुए, बेरिलियम पूरे हुए ही नहीं, तो यानी कि भाई फिर भी ये कंपाउंड जो है फॉर्म हो रहा है। आप कहोगे ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, 4 ही हुए ना, दिख रहे हैं भाई, हाँ है ना? नेक्स्ट आओ, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या लिमिटेशन है? फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। हमने कुछ कंपाउंड ऐसे भी देखे, फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट, मतलब कि उनका ऑक्टेट जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मतलब अपने ऑक्टेट से ज्यादा, 8 से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। मॉलिक्यूल लाइक PCl5। देखो जरा PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ जरा, PCl5 का बना रहे हो?
PCl5 का आपने बनाया है 1 2 3 4 5 क्लोरीन 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 7 होता है क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बताओ मुझे फास्फोरस के बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? फास्फोरस के पास 8 से तो ज्यादा ही हो गए। कितने हो गए? कौन बताएगा? जहांशु कितने हो गए फास्फोरस? कितने? 10 10 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए भाई। 5 बॉन्ड है तो यस मैम। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इस ऑक्टेट थ्योरी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कौन सा सुपर ऑक्टेट, मतलब कि किसमें जो है ऑक्टेट अपने ऑक्टेट से मतलब ज्यादा हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल है PCl5 और क्या है SF6। इसका भी बना के देखोगे तो क्या हो रहे हैं ये अपने ऑक्टेट से ज्यादा। IF7 ये भी क्या है भाई? आयोडीन जो अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास में होते हैं। तो सुपर ऑक्टेट भाई ऑक्टेट थ्योरी यहाँ पे भी क्या हो गई? फेल। कि ये तो कंपाउंड तो फॉर्म कर रहा है लेकिन यहाँ पे ये ऑक्टेट तो ऑक्टेट के लिए तो ये नहीं कर रहा। हम तो अभी ऑक्टेट थ्योरी अभी तक बोल रही थी कि भाई अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बना रहा है? कंपाउंड, मतलब एलिमेंट जो है वो कंपाउंड बना रहा है। पर हमने कुछ कंपाउंड ऐसे देख लिए कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंपाउंड बना रहे हैं। कुछ कंपाउंड हमने ऐसे भी देख लिया कि उनका ऑक्टेट से ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये बात तो भाई फेल हो गई कि अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो किससे बना रहे हैं? ऑक्टेट थ्योरी जो है वो फेल हो गई। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट, भाई दूसरे आए, साइंटिस्ट का नेम मुझे बिल्कुल याद नहीं। किसी को पता भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बारे में मैं वैसे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी लेकिन आज की क्लास में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा गया कि जब आपके जो दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले जरा कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं कि जब भी आपके ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल आप कोवलेंट बॉन्ड के लिए है। ये थ्योरी किसके लिए है भाई? कोवलेंट बॉन्ड। और जो हमने भी पढ़ी थी ये ऑक्टेट वाली, ये भी क्या थी? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था इसमें। कोवलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ रहे ना ये सारा हम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसने क्या बोला? कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो ऑर्बिटल क्या करते हैं आपस में? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। ऑर्बिटल क्या होता है हमें पता है ना भैया? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसे ना पता ऑर्बिटल क्या। गुंजन, मुस्कान, ऑर्बिटल हमने पढ़ा है ना सेकंड चैप्टर के अंदर क्या होता है करके। S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, B ऑर्बिटल पढ़े है ना? यस मैम। ठीक है। तो ऑर्बिटल की जो ओवरलैप, कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मेरा एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बोलो भाई हाँ या ना? जब ये दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको बोलती हूँ मैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैप, ध्यान से सुनना ये टर्म्स जो हैं। हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है भाई। एस में तो सिर्फ हेड टू हेड ही हो सकता है। एस में एक ही तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है, कोई और तरीका है भाई? स्फेयर है, स्फेयर होगा तो एक ही तरीके से ओवरलैपिंग होगी आपकी, हाँ या ना? एक ही तरीके से ओवरलैप। पी के अंदर दो तरीके से ओवरलैप होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने हेड टू हेड ओवरलैप। पी, जब एक आपका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल ऐसी शेप होती है पी की, बोलो भाई यही शेप थी पी की। पी ऑर्बिटल दो तरीके से आपस में कंबाइन करेगा। कैसे? या तो हेड टू हेड करेगा और हमेशा पहली बार जब P और P आपस में मिलेंगे, P ऑर्बिटल जो पहली बार पहला बॉन्ड जो बनेगा P और P के बीच में, वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप होगा। अभी एक P था, मैंने इन दोनों को पहले ही कंबाइन करके दिखा दिया। एक P था, ये दूसरा P था, दोनों आपस में ऐड हुए तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई। और किस तरीके का बॉन्ड बना आपके पास? यहाँ पर जो न्यू बॉन्ड बन के, वो जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ वो इस तरीके से हुआ। क्लियर हुई बात? इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैप, P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल दूसरे, जब बाकी के एक से ज्यादा दोनों दूसरे, जैसे हमारे पास 3 थे ना P ऑर्बिटल, PX, PY, PZ है ना, 3 थे ना। तो जो पहला वाला, जो भी पहला वाला इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, पहला वाला जब आपस में कंबाइन करेगा तो वो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। बाकी के दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कैसे ओवरलैप करेंगे? साइड टू साइड, साइड टू साइड, समझ गए ना? एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल में।
बोलो भाई, साइड टू साइड समझ गए कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? इस Yes, तरीके यस मैम। साइड टू साइड ओवरलैप होगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें मेन जो भाई हमें पता है कि ऑक्टेट रूल थ्योरी आई वो फेल हो गई, हमने उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, ऑक्टेट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, फिर आ जाती है आपकी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आगे जाके वो भी फेल हो जाएगी, पर हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक पढ़ना है। तो यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आगे जाके फेल होने वाली है ना आगे, लेकिन अभी हमें से पढ़ना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें, हर एक थ्योरी ने कुछ ना कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें बताती गई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें जो मेन बात बताई वो थी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। उसने मुझे बताया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होगा और पाई बॉन्ड क्या होगा, और यही आज की क्लास में आपका जो ध्यान रखने वाली बात है कि सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, ये भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। उस तक पहुंचने के लिए जरा पता चल गया भाई सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? yes ma'am. पता होना एग्जाम में, क्या मतलब हमेशा आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक है ये बात। अगर मैं कल की क्लास में किसी से पूछूं तो मत बोल देना कंफ्यूजन है। गुंजन, मुस्कान, क्या बताया मैंने? हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। जब साइड और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है यानी कि पी के अंदर, तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा? Pi bond. पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बात याद रखना, जब हेड टू हेड हो रहा है और साइड टू साइड हो रहा है तो। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या, जब ये हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन में क्या होता है 1s1 होती है, ये दूसरा हाइड्रोजन है इसकी भी 1s1, तो ये दोनों आपस में भी हाइड्रोजन का है दूसरे हाइड्रोजन से कैसे, इसका तो जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से होता है 1s, तो दूसरा वाला जो ये ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कैसा होना चाहिए? एंटी। बात समझ में आई? दोनों में से कोई भी प्लस हाफ, तो इसका अगर ये प्लस हाफ है तो ये वाला क्या होना चाहिए? माइनस का हाफ। भाई तभी तो दोनों आपस में वो होंगे, ओवरलैप करेंगे। अगर एक ही स्पिन होएगा तो वो क्या कर जाएंगे? रिपल्शन हो जाएगी। तो 1s ऑर्बिटल, ये 1s है, ये भी 1s है, और ये दोनों आपस में जब कंबाइन करे तो इस तरीके से क्या बना आपका, एक इस तरीके से ये बन गया H2 का मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई 1s और 1s। अब नेक्स्ट जरा कुछ और VSEPR ने और क्या बातें करी, O2 के बारे में जरा बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये रहा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये रहा। इनकी जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आती है? वैलेंस शेल की 2s2 2p, कोई बता दो भाई 2p क्या होती है? 4, 1s2 2s2 2p4 यही होती है 2s2 2p4। भाई आगे वाला क्यों नहीं लिखा? कि वैलेंस शेल वाले लिखे मैंने। वैलेंस शेल की जब मैं लिख रही हूँ तो 2p4 और 2p4 जरा देखो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 की। और भाई क्या होना चाहिए? वो खाली स्पेस। अब मैं ये 2s2 वाला क्यों नहीं ओवरलैप करेगा इस वाले 2s2 से? फिल है वो, आपस में दोनों क्या ओवरलैप करेंगे? है ना? क्लियर हुई ये बात? फिल्ड है वो। No ma'am. जब क्या हो, आधे हो, मतलब 1 2 3 4, तो कौन से ओवरलैप करेंगे बच्चे? ये वाले, हाँ या ना? ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये अगर मैं इसको px ले लो एक बार को, इसको py pz, अच्छा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, px py pz। जब मेरे पास ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये वाले दो और ये वाले दो, उन दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट। यानी कि इसका स्पिन जो होगा क्या हो जाएगा? वो अपोजिट होगा। तो अब मैं क्या करूंगी? दोनों को आपस में ओवरलैप करवाऊंगी। py वाला किससे ओवरलैप करेगा? py वाले से। pz वाला ओवरलैप करेगा pz वाले से। मुझे बताओ py वाला जब इस वाले py से ओवरलैप करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा? जल्दी बताओ। Ma'am, पाई। पहला बॉन्ड हमेशा जब भी बनेगा p के, जैसे ये वाला पहला तो यही है ना, मतलब एक ये वाला और ये वाला, जब ये वाला इस वाले के साथ क्या कर रहा है बच्चे? ओवरलैप करेगा, तो क्या बनाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैप होगा px और p। पहला बॉन्ड जब भी बनेगा p के बीच में तो कैसा बनाएगा? सिग्मा। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा वाला जब बनाएगा pz वाला दूसरे वाले pz से, तो क्या बनेगा? पाई। हमें पता है O2 मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से डबल बॉन्ड होता है, यही होता है। तो इसमें जो पहला बॉन्ड है वो क्या है आपका? सिग्मा। जो दूसरा है वो क्या है आपका? पाई बॉन्ड। मैम हाँ बोलो बोलो प्रियंका, क्या पूछ रही हो?
मैम एक बार ऊपर वाला दोबारा समझाना। क्या चीज बच्चे? कि px और py pz वाला? अच्छा, ये इन दोनों के ओवरलैप करने की कुछ शर्तें हैं, वो कल की क्लास में लिखा रहेगा तो मैं अच्छे से बता पाऊंगी, मतलब अभी के लिए बता देती हूँ। पहली शर्त जो है वो क्या, उनके स्पिन जो है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के स्पिन अपोजिट होने चाहिए, मतलब अच्छे से नहीं लिखा हुआ ये। और दूसरी बात क्या है कि उनके जो साइज हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। साइज क्या होना चाहिए आपस में, मतलब जो भी इसकी शेप है, सॉरी शेप जो है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए कि आपस में ओवरलैप कर सके। जैसे कि अगर ये 1s है, अच्छा 1s अगर s जो है वो 2p के साथ ओवरलैप करेगा तो कैसी बॉन्डिंग होगी, हेड टू हेड। ये वाला नहीं बताया, एक ये p ऑर्बिटल है, ये s है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा की पाई? सिग्मा मैम मैम। सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब मैंने बच्चे उस वाले क्वेश्चन में क्या बताया था प्रियंका, मैंने ये कहा कि ये एक 2p आपका जो मॉलिक्यूल है, ये आपका जो इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ऑक्सीजन की, वो ये निकल कर आई थी, एक की ये, दूसरे की इस तरीके से मैंने इसको अपोजिट बना दिया ताकि ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे। एरो है। एरो, हाँ ये स्पिन है आपके, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल नहीं करते हैं स्पिन ऐसे करके, यस मैम। वो है ये। हमने जब ये फिल किया तो मैं ये नहीं कि इनकी ओरिएंटेशन वो होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, मतलब ये सेकंड पॉइंट है, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शेप सिमिलर ये नहीं होगा, ओरिएंटेशन मतलब कि 2p ये x है, ये 2p y है, तो मैं ये नहीं कर सकती कि 2p y वाला 2p z के साथ ओवरलैप कर जाएगा, 2p y वाला 2p y वाले के साथ ही ओवरलैप करेगा, 2p z वाला 2p z वाले के साथ ही ओवरलैप करेगा। मतलब कि क्या, इनकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? और की ओवरलैप करे भाई, एक तो आपका y एक्सिस में जा रहा है, सपोज y एक्सिस अगर ये है और एक आपका z एक्सिस में जा रहा है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर पाएंगे कोई? मतलब ओवरलैप करेंगे लेकिन जो बॉन्ड है वो नहीं फॉर्म होगा। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। यस मैम। पीयूष क्या करने आ रहे हैं? तो क्या शर्त है इसकी कि आपका जो 2p y वाला है वो 2p y वाले के साथ ओवरलैप करेगा, 2p z वाला 2p z वाले के साथ ओवरलैप करेगा। पहला जब p बॉन्ड जब आपस में p बॉन्ड के साथ ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और दूसरा जब करेगा तो क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मतलब कि अगर मुझसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए N2 का बताओ, N2 में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड, आपको N2 का स्ट्रक्चर पता चल गया, अभी हमने अभी पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है N2। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही बन सकता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग एक ही होगी, दूसरी बार तो हमेशा क्या होगी भाई, पाई। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर है, हाँ या ना? यस अब मैम। कुछ मॉलिक्यूल्स में अगर मुझसे पूछ लिए जाए कि बेंजीन एक आपका ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, कैलकुलेट करो। सिग्मा बताओ कितने हैं इसके अंदर? वन नहीं, आवाज नहीं आ रही। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, अभी वॉइस क्लियर है? नहीं मैम 6। नो मैम। नहीं आ रही? नो मैम। मैम आ और रही है। क्लियर है मैम, यस मैम क्लियर आ रही है। अब बताओ भाई, C6H6 होता है बेंजीन का, इसने मुझसे सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं, सारे कैलकुलेट करने हैं। 1, मैं दूसरे पेन से शो करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड आए नहीं आए? यस मैम। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, यस बोलो भाई, हाँ या ना? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर पा रहे हो? जब भी यस आपका मैम। पहला जो है, मतलब कि जब भी बॉन्ड बने हुए हैं उसमें जो पहला वाला है वो सिग्मा रहेगा, बाकी के क्या रहेंगे आपके, पाई बॉन्ड रहेंगे। पाई बॉन्ड। थ्योरी से मुझे यही पता चल रहा है कि सिग्मा बॉन्ड क्या और पाई बॉन्ड क्या, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड, और हमेशा एक कंपाउंड के अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग एक बार ही होगा, क्योंकि भाई ओरिएंटेशन एक बार ही होगी ना। सब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन, अच्छा HF HCl HBr HI, अब इनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगी, अगर पूछ लिया जाए किसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ये वाला 1s
ये एफ के कितने होते हैं भाई, कैसे होती है कॉन्फ़िगरेशन, ये होती है 1, ये इस तरीके से बनता है, बोलो भाई, याद है किसी को? एफ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगी, 2s2 2p5। यस तो ये तो आपका नहीं कंबाइन करने वाला, कंबाइन कौन सा करेगा, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन करने वाला है, ये वाला, ये वाला किससे कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन के 1s से, हाइड्रोजन के 1s से एफ का ये वाला जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, आधा वाला, हाफ स्पिन ये है और हाफ फील्ड ये वाला, मतलब हाफ फील्ड वाले ही आपस में दोनों कंबाइन करते हैं, फुल फील्ड वाले नहीं करेंगे। हाफ फील्ड वाला जब आपस में दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। फिर ये 1s कंबाइन कर रहा है किससे, 2p से, यहाँ पे राइट, 2p y x z कुछ भी ले लो। नेक्स्ट इसी तरीके से HCl के अंदर 1s कंबाइन कर रहा है किससे, 3p से। भाई 3p से क्यों कर रहा है, पता है ना कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन की क्या होती है, 3s2 3p5, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोल दो भाई, हाँ या ना। नो मैम। नहीं, 1s कंबाइन करेगा किससे, 4pz से, यहाँ पे 1s कंबाइन करेगा किससे, 5p से। किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, इन सब में से ओवरलैपिंग किसके अंदर ज्यादा होगी बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। 2s। मैम ये रहा तुम्हारा होमवर्क, इसी नोट के साथ मैं क्लास को करती हूँ एंड, और मुझे बताना अगली क्लास में कि ओवरलैपिंग किसके अंदर इनमें सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ओके ओके मैम, एक डाउट है। में होगा किसमें प्रियंका, मैम 2s स्क्वायर वाले में। चलो होमवर्क है ये देख के आना, ठीक है, बाय बाय। मैम मैम हाँ हाँ बोलो बोलो, यही मैम हमें एक चीज पूछनी थी, बट वो हम इस पे नहीं पूछ पाएंगे, हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है, आप क्वेश्चन प्लीज है उत्तर क्या, बता दीजिए। मैम ठीक है ठीक है, मैं कल की क्लास में बता दूंगी फिर। मैम ओके कल कितने बजे होगी मीटिंग? तुम्हारे शेड्यूल टाइम पे, अब क्लासेस शेड्यूल टाइम पे ही होंगी, ठीक है, ओके थैंक यू मैम। बाय बाय बाय। रोहित कुमार नाम लिखा होगा नीचे।